प्लायमाउथ मैसाचुसेट्स उत्सव के मूड में है क्योंकि थैंक्सगिविंग नजदीक ही है। हम देखते हैं कि स्थानीय शेरिफ एरिक न्यूलैंड इस अवसर का जश्न मनाने के लिए अपने दोस्त मिच कोलिंस के घर जा रहे हैं। अंदर उसकी मुलाकात मिच की पत्नी अमांडा से होती है और दोनों एक दूसरे का स्नेहपूर्वक स्वागत करते हैं। फिर समूह रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है और हर कोई खुश मूड में दिखाई देता है। लेकिन दावत शुरू होने से ठीक पहले मिच ने खुलासा किया कि उसके बॉस ने उसे काम पर बुलाया है। अभी पता चला कि वह शहर के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय सुपरमार्केट राइट मार्ट में प्रबंधक है। आज रात ब्लैक फ्राइडे की बिक्री शुरू हो रही है और बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है और संभवतः निंटेंडो स्विच पाने की कोशिश में एक दूसरे को रौंदेंगे और मुक्का मारेंगे। इसके बाद हमें राइट मार्ट स्टोर्स के मालिक थॉमस राइट के घर ले जाया गया। एक विशाल दावत चल रही है और बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, लेकिन माहौल बिल्कुल भी खुशी भरा नहीं लग रहा है। थॉमस की बेटी जेसिका कैथलीन को पसंद नहीं करती। बेसबॉल खिलाड़ी बॉबी भी वहां है, पर उसकी राय नहीं है। रात के भोजन के बाद जेसिका के दोस्त इवान और अन्य उन्हें लेने आते हैं। वे एक डरावनी फिल्म देखने जा रहे हैं और उत्साहित हैं। रास्ते में वे अपने प्रतिद्वंद्वी स्कूल हनोवर के बारे में बातें बकवास करते हैं और इवान सबसे अधिक अपमान करता है। पता चला है कि वह गैबी के साथ रिश्ते में है, जबकि स्कूबा और यूलिया ने अभी अभी डेटिंग शुरू की है। स्कूबा को अपनी नाक बंद करके नीचे जाने में आनंद आता है। अगले दृश्य में समूह ट्रैफिक में फंस गया है क्योंकि सड़कें ब्लैक फ्राइडे की बिक्री के लिए लाइन में खड़े लोगों से भरी हुई हैं। यह ड्राइवर इवान को लुभाता है और वह भी स्टोर पर तुरंत रुकने का फैसला करता है। उसका कहना था कि उसका मोबाइल खराब हो गया, इसीलिए वो नया चाहता है। फिर किशोर पिछले दरवाजे से आसानी से घुस जाते हैं क्योंकि जेसिका के पिता वहां के मालिक हैं। जेसिका रास्ते में रयान से मिलती है, जिसे उस पर क्रश है। वो बातचीत शुरू करता है, पर बॉबी बीच में आ जाता है और उसे ले जाता है। बॉबी कहता है, तुमने हमला किया है। गेट पर भीड़ बहुत बढ़ गई है। वे हर गुजरते पल के साथ अनियंत्रित और अधीर होते जा रहे हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए हनोवर के बच्चों में से एक लोनी हमारे नायक को स्टोर के अंदर देखता है। इससे उसे गुस्सा आता है और वह दूसरों को अन्याय के बारे में भड़काता है। शेरिफ न्यूलैंड और अमांडा भी कुछ खरीदारी करने के लिए स्टोर पर पहुंचे हैं, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तभी भीड़ पर पहरा देने वाला बैरियर टूट जाता है और हजारों लोग दुकान की ओर दौड़ पड़ते हैं। इससे भगदड़ मच जाती है क्योंकि मुख्य द्वार अभी भी बंद है। मिच और उसके सहयोगी भयभीत होकर देखते हैं क्योंकि कई लोग कांच की दीवार से कुचले गए हैं। इससे पहले कि वे इसके बारे में कुछ कर सकें, कांच टूट गया, जिससे स्टोर में भारी नरसंहार हुआ और लोग अंदर भाग गए। एक गार्ड की कुचलकर हत्या कर दी गई, जबकि एक ग्राहक की गर्दन काट दी गई। नर्क, ये क्या है? लोग अब रियायती वस्तुओं के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनमें से कई लोग हिंसा पर भी उतर आते हैं। किशोर डरकर जल्दी से एक सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं। इवान इसे प्रसिद्धि का अवसर समझता है और एक मेज पर चढ़कर अपने फोन से घटना रिकॉर्ड करता है। विश्व प्रारंभ। हाँ, जैसे त्रासदी बढ़ती है, बॉबी एक घायल की सहायता करते हुए अपना हाथ चोटिल कर बैठता है। अमांडा फर्श पर रेंगती हुई निकलने की राह खोजती दिखती है। दुर्भाग्यवश सुरक्षित स्थान पर पहुंचने से पहले ही उसका सिर शॉपिंग कार्ट से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आखिरकार जब शेरिफ ने आसमान में गोली चलाई, स्थिति काबू में आई। 1 साल बाद का दृश्य कटता है। थैंक्सगिविंग की शाम है और रीटमार्ट फिर से ब्लैक फ्राइडे सेल के लिए तैयार है, पिछले हादसे के बावजूद। क्या इन्हें अमेजन का पता नहीं? लोग विरोध कर रहे हैं। मिच उनके अगुआ है। समाचार के अनुसार अदालत ने घटना को दुर्घटना बताया ताकि राइट परिवार परेशानी से बचे। बॉबी को गंभीर चोट लगी और वे अलग थलग हैं। उसके पास 2 गेंदें हो सकती हैं, पर उसे अकेला छोड़ दिया गया है। इवान इससे लाभान्वित हुआ। उसके वीडियो को लाखों ने देखा। सुबह शेरिफ न्यूलैंड और उनके सहायक एक खाने की जगह पर चर्चा कर रहे थे जब वेट्रेस लिजी उन्हें मुखौटा देती है। यह मेयर जॉन कार्वर का है। शेरिफ कहते हैं कि वह यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए थैंक्सगिविंग पर सभी उसे पहनेंगे। त्योहार के आते ही बाजार में मेला लगता है। इवान, जो प्रतियोगी है, कुल्हाड़ी फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। इस दौरान लड़कियां एक अनजान इंस्टाग्राम यूजर की चर्चा कर रही हैं, जो उन्हें वीडियो में टैग करता रहता है। जब सब व्यस्त थे, किसी ने जॉन के घर में घुसकर नुकसान पहुंचाया। पता चला रीटमार्ट को वहां शूट करना था।
अब वो जगह बिखर चुकी है। फिर शेरिफ न्यूलैंड आया और अपराधी पकड़ने की कसम खाई। अगले दृश्य में हम किशोरों को एक भोजनालय में दोपहर का भोजन करते हुए देखते हैं। जब वे बातें कर रहे थे, जेसिका की नजर अचानक बॉबी पर पड़ी, जिसका मतलब है कि वह शहर लौट आया है। इससे वह भावुक हो जाती है, लेकिन वह उसके बारे में भूल जाना पसंद करती है। तभी जॉन कार्वर नाम का एक इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता एक खौफनाक पोस्ट अपलोड करता है, जिसमें थैंक्सगिविंग डिनर के लिए तैयार एक टेबल शामिल है। वह हमेशा की तरह सभी किशोरों को टैग करता है, लेकिन अधिक संदर्भ नहीं देता है। इस पर ध्यान न देते हुए ग्रुप अपनी चैट जारी रखता है। जेसिका ने खुलासा किया कि उसने रेयान को डेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वह हमेशा उसकी परवाह करता है। दूसरों को वह थोड़ा संदेहास्पद लगता है, लेकिन रेयान अचानक आता है और उन्हें कुछ मैच टिकट देकर प्रभावित करता है। भोजनालय में वापस हम देखते हैं कि लिजी घर जाने की तैयारी कर रही है। ये पता चला है कि वह वही महिला है जिसने उस भयानक रात में गलती से अमांडा की हत्या कर दी थी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, अचानक जॉन कार्वर का मुखौटा पहने एक व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया। जमे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में उसका चेहरा चिपकाने से पहले उसने उसकी पिटाई की। फिर हत्यारा उसे मारने के इरादे से अपनी कुल्हाड़ी लेने जाता है। लिजी किसी तरह दर्द से अपना मांस फाड़कर खुद को मुक्त करने में सफल होती है। वह पीछे के दरवाजे से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठने की कोशिश करती है, लेकिन पाती है कि वह बंद हो गई है। भयभीत होकर वह कूड़ेदान में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन हत्यारे ने उसे उसी की कार से पटक दिया, जिससे वह टुकड़ों में बंट गई। आधा 50 की छूट कैसी है। जब सूरज उगता है तो राइट मार्ट स्टोर के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, जहां लीजी का निचला आधा शरीर लटका हुआ है। इसके साथ ही किशोरों को एक नए इंस्टाग्राम पोस्ट में टैग किया गया है, जिसमें उसी क्षत विक्षत शरीर को दर्शाया गया है। जेसिका फिर पिछली पोस्ट की जांच करती है और पाती है कि उनके सभी नाम खाने की मेज पर लिखे हुए हैं। भयभीत होकर उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और बताया कि वे खतरे में हैं। हालांकि थॉमस राइट इतनी आसानी से भयभीत होने वाले नहीं हैं। वह अपनी बेटी से कहता है कि ब्लैक फ्राइडे की बिक्री योजना के अनुसार आगे बढ़ेगी। इस बीच अधिकारियों पर दबाव बढ़ने के साथ शेरिफ न्यूलैंड ने अंततः मामले की जांच शुरू की। वह भोजनालय में सीसीटीवी फुटेज की जांच करता है और हत्यारे को जॉन कार्वर का मुखौटा पहने हुए देखकर हैरान रह जाता है। बिना समय बर्बाद किए वह किशोरों को अपने कार्यालय में बुलाता है और पूछता है कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उन्हें चोट पहुंचाना चाहेगा। हालांकि वे सभी नकारात्मक उत्तर देते हैं। बाद में जेसिका की मुलाकात बॉबी से होती है, जो अपने चाचा की मदद करने के लिए शहर वापस आया है। चूंकि दोनों लगभग 1 साल से नहीं मिले हैं, वे अजीब तरह से शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही दोस्तों के रूप में बात करना शुरू कर देते हैं। बॉबी बताते हैं कि बेसबॉल करियर खत्म होने के बाद वह अवसाद में आ गए थे। वह अकेला रहना चाहता था, बस कुछ देर के लिए आउटफील्ड में घूमे, और इसीलिए उसे अपने सभी दोस्तों पर भूत सवार हो गया। जेसिका ने तुरंत उसे माफ कर दिया और कहा कि उसके पास भी साझा करने के लिए कुछ है। उसने खुलासा किया कि उसकी सौतेली मां कैथलीन ने उस भयावह रात के सुरक्षा फुटेज को हटा दिया था। उसे डर था कि उन पर मुकदमा चल सकता है, लेकिन उसके पिता के कार्यालय में अभी भी उनका बैकअप है और वह उसे पुनः प्राप्त करने की योजना बना रही है। जैसे ही दोनों बात करना जारी रखते हैं, रेयान अचानक आता है और जेसिका को उसके गालों पर एक चुंबन देता है। गाल। इससे जाहिर तौर पर बॉबी को थोड़ी जलन होती है और वह मुर्गे को बुलाना चाहता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है। इसके बाद दृश्य भगदड़ शूरवीर के सुरक्षा गार्डों में से एक मैनी के सामने आता है। पता चला कि वह गेट खोलने के बजाय मौके से भाग गया। इस बार भी वह दूसरे देश भागने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे अपनी जान खतरे में पड़ने का डर है। दुर्भाग्य से जब वह जाने ही वाला होता है, जॉन कार्वर का मुखौटा पहने हत्यारा आ जाता है। मैनी को उसकी उपस्थिति का एहसास होता है और वह अपना बचाव करने के लिए बल्ला पकड़ लेता है, लेकिन यह बेकार है। हत्यारा उसे पीछे से सूली पर चढ़ाता है और बेरहमी से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। रात में वह लिजी के ऊपरी आधे शरीर के साथ सिर को खाने की मेज पर रखता है और इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करता है। 4chan ने अभी तक यह पता क्यों नहीं लगाया कि यह आदमी कहां रहता है। जब अगली सुबह जेसिका ने खुद को पोस्ट में टैग पाया तो वह डर गई, यह महसूस करते हुए कि हत्यारा उसके करीब आ रहा है। वह जल्दी से अपने पिता के कंप्यूटर से सुरक्षा फुटेज प्राप्त करती है और उसे शेरिफ को सौंप देती है। दूसरी ओर हम लोनी को देखते हैं, वही हनोवर का बच्चा जिसने भगदड़ भड़काई थी। ऐसा लगता है कि वह उस घटना से आगे बढ़ चुके हैं और वर्तमान में जिम प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह और उसकी प्रेमिका बेवकूफी करने के लिए एक एकांत कमरे में चले जाते हैं। वह ट्रैम्पोलिन पर चढ़ जाती है और कपड़े उतारना शुरू कर देती है, जबकि लोनी उसे ध्यान से देखता है। अगर वह उछलने लगे, मैं फट जाऊंगा। तभी पीछे से हत्यारा उसके पास आता है और उसकी गर्दन काट देता है। लड़की को इस बात का पता नहीं चलता और वह उछलती रहती है, लेकिन हत्यारे ने ट्रैम्पोलिन के नीचे से उस पर कई बार चाकू से वार करके उसे भी खत्म कर दिया। अगले दृश्य में हमें पता चलता है कि रहस्यमय मौतों के कारण 2 प्रतिद्वंद्वी स्कूलों के बीच फुटबॉल खेल रद्द कर दिया गया है। शेरिफ न्यूलैंड ने किशोरों को जल्द से जल्द घर जाने के लिए कहा। इवान और गैबी फिर अपना सामान लेने के लिए अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं, जबकि जेसिका बाहर उनका इंतजार करती है। तभी हत्यारा एक बार फिर सामने आता है। वह दोनों बच्चों को अकेला पाता है और उन्हें मार डालता है। फिर वह जेसिका को अंदर फंसाने के लिए गैबी के फोन का उपयोग करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार सके, वह बाहर पहुंचकर भागने में सफल हो जाती है।
वह शेरिफ न्यूलैंड से अपने दोस्तों को बचाने की गुहार लगाती है। हालांकि काफी खोजबीन के बाद भी न तो हत्यारे का पता चला और न ही किशोरों का। यह महसूस करते हुए कि पुलिस बेकार है, स्कूबा ने अपने लिए बंदूक लाने का फैसला किया। वह जेसिका के साथ एक स्थानीय ड्रग डीलर के घर जाता है और एक पिस्तौल किराए पर लेता है। दूसरी ओर यूलिया और उसके पिता ने शहर छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि उन्हें डर है कि हत्यारा उनके लिए आ रहा है। वे फिलहाल अपना सामान पैक कर रहे हैं जबकि बाहर एक गार्ड तैनात है। जैसा कि अपेक्षित था, हत्यारा सामने आ जाता है और सुरक्षा गार्ड को अक्षम कर देता है। फिर वह यूलिया के पीछे जाने से पहले उसके पिता को गोली मार देता है। नीचे क्या हो रहा है इससे अनजान यूलिया अपने बॉयफ्रेंड स्कूबा के साथ वीडियो कॉल पर है। वह इस समय जेसिका को घर छोड़ने जा रहा है। तभी हत्यारा आता है और यूलिया के कानों पर नुकीली पिनों से वार कर देता है। जैसे ही वह पीड़ा में चिल्लाती है, वह उसका फोन पकड़ लेता है और स्कूबा की ओर इशारा करता है। प्रेमी और जेसिका तुरंत उसे बचाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन हत्यारे ने उनकी आंखों के सामने उसे चाकू की नोक पर मार दिया। वह यूलिया को बजसौ पर फेंक देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वह खिड़की के रास्ते भागने में सफल हो जाता है। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने एक साहसी रणनीति लागू करने का निर्णय लिया। वे जेसिका और उसके परिवार को चारा के रूप में नियोजित करके थैंक्सगिविंग परेड के दौरान अपराधी को बाहर निकालने का इरादा रखते हैं। कैथलीन इस बारे में झिझक रही है, लेकिन थॉमस और जेसिका ने उसे यह कहते हुए भाग लेने के लिए मना लिया कि हत्यारे को पकड़ने का यही एकमात्र तरीका है। दुर्भाग्य से परेड में हत्यारा एक बार फिर उन्हें मात देने में सफल हो जाता है। अपना क्लासिक जॉन कार्वर मुखौटा पहनने के बजाय वह एक जोकर पोशाक में दिखाई देता है, जो बहुत कम ध्यान देने योग्य है। वह एक शुभंकर का सिर काटकर और हर जगह धुआं बम फेंक कर काम करता है। इससे पूरी तरह अराजकता फैल जाती है और पुलिस उस तक पहुंचने में असमर्थ हो जाती है। इसके बाद हत्यारा जेसिका और उसके परिवार को एक कार में घेर लेता है, उन्हें बेहोश कर देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। जब कैथलीन उस रात जागती है तो वह देखती है कि हत्यारा उसे टर्की की तरह तैयार कर रहा है। वह क्षण भर के लिए भागने में सफल हो जाती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और उसे ओवन में पका देता है, जिससे उसे दर्दनाक मौत हो जाती है। स्क्रीन पर GTA गेम पॉपअप होता है, लेकिन यह बस्टेड कहता है। अगले दृश्य में कैथलीन का भुना हुआ शरीर खाने की मेज पर लाया जाता है, जिससे सभी भयभीत हो जाते हैं। मेहमान जेसिका, थॉमस, स्कूबा, इवान और गैबी हैं। वे सभी अपनी अपनी कुर्सियों से बंधे हुए हैं। इसके बाद हत्यारा इंस्टाग्राम पर लाइव होकर और इवान के सिर पर हथौड़े से वार करके डिनर को अगले स्तर पर ले जाता है। अंततः शहर के केंद्र में पहुंचने से पहले वह अंधेरे जंगलों से होकर गुजरती है। वहां उसका स्वागत एक गंभीर दृश्य से होता है। शेरिफ न्यूलैंड जमीन पर बेहोश पड़े हैं। तभी वह किसी को पास के गोदाम में प्रवेश करते हुए देखती है। यह सोचकर कि यह हत्यारा है, जेसिका शेरिफ की बंदूक पकड़ लेती है और उसके पीछे चली जाती है। लेकिन उसे यह जानकर झटका लगा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व प्रेमी बॉबी है। यह बहुत स्पष्ट था, लेकिन मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता था। तभी शेरिफ दौड़कर उसके पास आता है और उससे बाहर निकलने के लिए कहता है। फिर वह बॉबी पर गोली चलाता है, लेकिन बॉबी भागने में सफल हो जाता है। बाद में कुछ और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जेसिका को सूचित करते हैं कि उसके दोस्तों और पिता को बचा लिया गया है। इसके बाद शेरिफ न्यूलैंड ने उसके साथ एक निजी बातचीत की, जहां उसने बॉबी को ढूंढने का वादा किया। लेकिन इस बिंदु पर जेसिका को कुछ चौंकाने वाली बात पता चलती है। शेरिफ के जूतों पर ब्रैम्बल्स हैं, वही जो उसने पहले जंगल में देखे थे। इससे साबित होता है कि जॉन कार्वर का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि न्यूलैंड ही है। ओह ठीक है। जब वह उससे इस बारे में बात करती है तो अंततः वह पूरी सच्चाई बताने का फैसला करता है। वर्षों पहले जब उसकी पत्नी का निधन हो गया तो वह अवसाद में आ गया और लगभग अकल्पनीय अपराध कर बैठा। लेकिन तभी उनकी मुलाकात मिच की पत्नी अमांडा से हुई और उनके बीच तुरंत संबंध बन गए। वह उसके जीवन में खुशियां लेकर आई और धीरे धीरे उसे ठीक होने में मदद की, यहाँ तक कि वह अपने बच्चे के साथ गर्भवती भी हो गई और मिच को तलाक देने की योजना बना रही थी। हालांकि उनकी रोमांटिक कहानी तब समाप्त हो गई जब राइट मार्ट में उनकी हत्या कर दी गई। उस दिन के बाद से न्यूलैंड ने उन सभी लोगों से बदला लेने की योजना बनाई जो अमांडा की मौत के लिए जिम्मेदार थे। वह वास्तव में सभी मौतों के लिए बॉबी को दोषी ठहराने की योजना बना रहा था, लेकिन लड़का भागने से पहले उसे मार गिराने में कामयाब रहा। जैसे ही शेरिफ अपना कबूलनामा जारी रखता है, जेसिका अपने फोन से सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। जब उसे इसके बारे में पता चलता है तो वह उसे अपनी क्लासिक कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी ठीक समय पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। यदि स्कूबा डू और वे सभी हस्तक्षेप करने वाले बच्चे न होते तो वह भी इससे बच जाता। फिर दोनों गोदाम के अंदर भागते हैं जहां जेसिका गैस सिलेंडर चालू करती है। ये एक बड़ा गुब्बारा फुलाना शुरू कर देता है जो ज्वलनशील होता है। जब हत्यारा उनके पास आता है तो वह एक अस्थायी बंदूक का उपयोग करती है और गुब्बारे पर गोली चलाती है। इससे इतना बड़ा विस्फोट होता है कि शेरिफ दूर जा गिरता है
और ऐसा प्रतीत होता है कि इसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्लायमाउथ मैसाचुसेट्स उत्सव के मूड में है क्योंकि थैंक्सगिविंग नजदीक ही है। हम देखते हैं कि स्थानीय शेरिफ एरिक न्यूलैंड इस अवसर का जश्न मनाने के लिए अपने दोस्त मिच कोलिंस के घर जा रहे हैं। अंदर उसकी मुलाकात मिच की पत्नी अमांडा से होती है और दोनों एक दूसरे का स्नेहपूर्वक स्वागत करते हैं। फिर समूह रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है और हर कोई खुश मूड में दिखाई देता है। लेकिन दावत शुरू होने से ठीक पहले मिच ने खुलासा किया कि उसके बॉस ने उसे काम पर बुलाया है। अभी पता चला कि वह शहर के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय सुपरमार्केट राइट मार्ट में प्रबंधक है। आज रात ब्लैक फ्राइडे की बिक्री शुरू हो